नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों की, जो 13 और 20 नवंबर दो चरणों में होने जा रहे हैं। 81 विधानसभा की सीटें हैं। 23 नवंबर को इनका परिणाम आएगा। फिलहाल झारखंड के अंदर आप कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार है। हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के को रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल भी इसके सदस्य हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान है, मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार अरुण जी। नमस्ते। और मनोज जी जो है वो वरिष्ठ पत्रकार हैं। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं के साथ काम कर चुके हैं। अभी भी लगातार उनके कॉलम छपते रहते हैं। ब्रॉडकास्टर भी हैं। देश के जाने माने एंकर्स में से एक हैं। ग्राउंड लेवल पे भी बड़े सक्रिय रहते हैं और हमारे साथ हमारे कार्यक्रमों में जुड़े रहते हैं। और मैं बार बार एक बात ये कहता हूँ कि 22 सितंबर को, जबकि सब लोग जो है ये बात कर रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है, उस समय मनोज वर्मा जी, मैं कह सकता हूँ कि अकेले ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने ये हमारे साथ चर्चा में कहा था, जो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है, कि हरियाणा में हवा बदल रही है। और तो मनोज जी, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा शुरू करते हैं। तो मनोज जी, झारखंड विधानसभा चुनावों में क्या लग रहा है? सबसे पहले बात ये करते हैं कि क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको प्रमुख है? देखिए, झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा अगर मैं समझता हूं वो है भ्रष्टाचार का। सबसे बड़ा मुद्दा पिछले 5 सालों में जिस तरह से हेमंत सोरेन सरकार के नेतृत्व में जो वहां पर महागठबंधन सरकार मैं कहूँ चल रही है, और उस पर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कि जो राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है, वो सुशासन दे पाने में, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे पाने में पहली नजर में विफल रही है। और दूसरा मुद्दा एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का वहां पर उभर कर सामने आया है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या झारखंड में बढ़ी है, उसने कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर समीकरण को बदलने का काम किया है। दूसरा मुद्दा एक बहुत बड़ा उभर कर ये आता है। तीसरा मुद्दा झारखंड में बेरोजगारी का आता है। और चौथा मुद्दा जो उभर कर सामने आता है, वो जो खनिज संपदा झारखंड की है, उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए झारखंड के आर्थिक हितों के लिए, उसका प्रबंधन करने में भी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार, मुझे लगता है पहली नजर में अपने मापदंडों पर खरी नहीं उतरी है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। आदिवासी स्वाभिमान का मुद्दा भी है। और ये मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं झारखंड के चुनाव को इस बार प्रभावित करते हुए नजर आएंगे। जी अरुण जी। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि झारखंड में की 81 सीटों में से 44 सामान्य सीटें हैं। 28 अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व सीटें हैं। और 9 सीटें अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो और खासकर यहाँ पर माना जाता है कि ट्राइबल सीट्स जो हैं वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और ट्राइबल सीट्स के ऊपर एक दो मुद्दे जो है, जो प्रमुख हो रहे हैं, वो एक तो ये भी कि जो लोग कन्वर्ट होकर खासकर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, अ, उनको जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलते रहने चाहिए कि नहीं मिलते रहने चाहिए। कन्वर्जन एक बड़ा मुद्दा झारखंड के अंदर है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये मुद्दा चुनावों के अंदर भी जो है वो कुछ इम्पैक्ट छोड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। झारखंड में जो धर्मांतरण का एक मुद्दा है, जिस प्रकार से ईसाई मिशनरीज ने अपना एक जाल झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में फैला रखा है, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, रोजगार के नाम पर, और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें भी उभर के सामने आती हैं। अगर ईसाई मशीनरीज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कुछ मशीनरीज के संबंध नक्सली संगठनों के साथ भी उनका जिस प्रकार से साठगांठ रही है, वो भी उभर के सामने जांच पड़ताल की कुछ रिपोर्ट्स में सामने आई है। तो एक बड़ा मुद्दा धर्मांतरण का झारखंड में हमेशा से रहा है, क्योंकि आदिवासियों को लालच देकर, किसी प्रकार उनको उनको गुमराह कर कर उनका धर्मांतरण कराना, और झारखंड के जो जनसंख्या अनुपात है उसको बदलना, जो जातिगत समीकरण है उसको बदलना, जो धार्मिक कारण है उसको बदलना, एक सोची समझी साजिश इसके पीछे लगती है। और कहीं ना कहीं ईसाई मशीनरीज जो हैं,
उन पर ये सवाल उठता रहा है, उंगली उठती रही है कि आखिर वो जन कल्याण के नाम पर आदिवासियों का, वनवासियों का क्यों धर्मांतरण कराते हैं, ईसाई बनाते हैं। और इधर इस बीच जिस प्रकार से मुस्लिम संगठनों का उभार झारखंड में हुआ है, उसने भी एक चिंता बड़ी खड़ी की है अरुण जी झारखंड में। क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो नक्सल प्रभावित रहा है, उसका एक हिस्सा नक्सल प्रभावित रहा है, और नक्सलवादियों ने भी आदिवासियों के नाम पर झारखंड में हिंसा फैलाने का काम किया पूर्व के वर्षों में। यह हमें देखने में आया है। तो ये सारा जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक आंतरिक सुरक्षा जो झारखंड की है उसको लेकर भी एक बड़ा संकेत खड़ा करता है कि आखिर क्यों ये इस प्रकार का जो सवाल खड़ा होता है वो किस लिए खड़ा होता है। जी। एक बात और जो है कही जा रही है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, वो काफी लंबे समय तक जेल में रहे, बाद में उन्हें जी। बेल मिल गई। तो लेकिन एक चीज ये कही जा रही है कि उनके प्रति शायद थोड़ी सी एक सिंपैथी होगी, एक सहानुभूति रहेगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते देखिए, हाल के लोकसभा चुनाव में भी ये देखने में आया था, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मुद्दा खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको आदिवासी क्षेत्रों में जोरदार ढंग से उठाया था। जमीन घोटाले का कथित रूप से आरोप है हेमंत सोरेन के ऊपर। और वहां पर अगर देखा जाए तो खासतौर से जो आदिवासियों की भूमि रही है और उसको हथियाने का जो एक तरीका वहां पर कुछ सत्ताधारी दलों ने अपनाया है, इससे जुड़े कई कारनामे सामने पिछले 5 वर्षों में उभर के सामने आए हैं। हेमंत सोरेन जी पे भी एक गंभीर आरोप है। उन्हें जमानत मिली, वो जेल से छूटे, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको अत्याचार से जोड़कर देखा कि हेमंत सोरेन का एक प्रकार से उनपे अत्याचार किया जा रहा है, उनको साजिशन फंसाया जा रहा है। इस प्रकार का मुद्दा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी जोर शोर से उठाया। कहीं ना कहीं इसका फायदा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला लोकसभा चुनाव में। और आदिवासी क्षेत्र की जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतने में सफल रहा। लेकिन एक सच बात है अरुण जी कि झारखंड में आदिवासियों की जमीन के साथ, भूमि के साथ जो साजिश की जा रही है, हेमंत सोरेन जी दोषी हैं या नहीं है, ये इसका फैसला न्यायपालिका करेगी, जांच एजेंसियां करेंगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा झारखंड के अंदर है कि आदिवासियों की भूमि को षड्यंत्र पूर्वक हथियाने का काम राज्य के कुछ नेता करते रहे हैं, उन पे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। वो दोषी हैं या नहीं है ये हम तय नहीं कर सकते, ये न्यायपालिका तय करेगी। लेकिन गंभीर आरोप हेमंत सोरेन पे रहे हैं और हैं उनके ऊपर। एक बात मैं और ये आपसे जानना चाहता था कि अभी जो एनडीए गठबंधन है उसमें मूलतः भारतीय जनता पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और लोक जनशक्ति पार्टी हैं, और इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी हैं। तो आप इन दोनों गठबंधनों के बीच जो है, जो आपसी तालमेल है, उसमें आप किस गठबंधन को आप मानते हैं कि बेहतर है? कहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा रंबलिंग्स हैं या दिक्कतें हैं? देखिए अरुण जी, झारखंड एक ऐसा राज्य है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर स्थिर सरकार कम रही है, अस्थिर सरकारें ज्यादा रही हैं। मुख्यमंत्री कई बार बदले जाते हैं जब सरकारें बनती हैं। 5 साल का कार्यकाल शायद ही कोई मुख्यमंत्री पूरा अपना कर पाया हो। जब से 2000 में झारखंड की स्थापना हुई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश बना। लेकिन अपनी स्थापना के समय से और अब तक झारखंड में एक गठबंधन राजनीति तो हमें देखने को मिली है, वो चाहे बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन हो या झारखंड मुक्ति कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन हो। गठबंधन राजनीति झारखंड में होती है, लेकिन इस गठबंधन राजनीति के बीच भी तमाम तरह के जो मतभेद हैं वो भी समय समय पे देखने को मिलते रहे हैं। और उसका खामियाजा गठबंधनों को पूर्व की राजनीति में उठाना भी पड़ा है। आपने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है झारखंड का, वो इस बार साथ में है। नीतीश कुमार का राष्ट्रीय जनता दल, जो जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार जी का, वो उनके साथ है, बीजेपी के साथ। और चिराग पासवान जी के नेतृत्व वाली जो लोक जनशक्ति पार्टी है वो बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल है।
दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और कुछ लेफ्ट पार्टीज मिलके चुनाव इस गठबंधन में लड़ रही हैं। लेकिन सीटों को लेकर जो इंडिया अलायंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस वाला, इसमें कुछ मतभेद देखने को मिले हैं। हालांकि उसे ढकने की कोशिश की गई है, लेकिन बगावत अगर मैं कहूं तो इंडिया अलायंस में भी हुई, और बीजेपी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, इसके भी कुछ प्रमुख नेताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन आ, पकड़ लिया, उनका हाथ थाम लिया। इसलिए थामा क्योंकि बीजेपी से उनको टिकट इस बार नहीं मिली। तो इस बार समीकरण कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। अगर गठबंधनों की शक्ति की मैं बात करूं तो कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, इन दलों ने पूर्व में भी मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन 2019 में जब विधानसभा के चुनाव झारखंड में हुए थे, तो एक जो बदलाव देखने को मिला था हमें, वो ये मिला था कि भारतीय जनता पार्टी और ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, जो हमेशा से मिलकर चुनाव लड़ते रहे, वो पिछली बार विधानसभा का चुनाव मिलकर नहीं लड़े। सीटों को लेकर बीजेपी और जो ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन है, उसके बीच मतभेद उभर आए थे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन अधिक सीटें मांग रही थी बीजेपी से, बीजेपी ने उतनी सीटें नहीं दी। लिहाजा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन ने पिछला विधानसभा चुनाव अलग स्वतंत्र रूप में चुनाव लड़ा। उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल दोनों को उठाना पड़ा। लेकिन इस बार जो बदलाव देखने को मिल रहा है कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जब भी ये दोनों दल मिलकर चुनाव लड़े हैं, बीजेपी का और गठबंधन का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। इसलिए मुझे उम्मीद लग रही है कि इस बार बीजेपी और उसका जो गठबंधन है, उसमें समन्वय है, तालमेल है और पहले से बेहतर स्थिति है। बाबूलाल मारंडी जी भी पिछली बार अपनी पार्टी, उनकी अलग पार्टी थी झारखंड विकास मोर्चा, उसके बैनर तले चुनाव लड़े थे। लेकिन अब वो बीजेपी के प्रमुख नेता हैं, पुराने बीजेपी के नेता हैं। तो बीजेपी ने अपने घर को संभाला है, बीजेपी ने अपने गठबंधन को संभाला है। तो मुझे लगता ऐसा है कि इस बार झारखंड के जो विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है, वो बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का प्रदर्शन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है, मैं उसको भी कमजोर नहीं मान रहा हूं, क्योंकि आदि 26% करीब आदिवासी झारखंड में हैं। और मुझे ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, उनका जो गठबंधन है, वो भी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में है। इसलिए मुकाबला बहुत रोचक होने वाला है झारखंड का। एक बात ये भी कही जा रही है कि बीजेपी को खासकर जो शहरी सीटें हैं उस पर थोड़ा ज्यादा एज है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने ये मान लिया था कि जो जाट डोमिनेटेड सीटें हैं वो तो उनको जी। मिलेंगी ही, तो बीजेपी भी थोड़ा सा, जो कुछ आप बीजेपी के शुभचिंतक भी कह सकते हैं, वो जी। उनको चिंता इस बात की है कि कहीं बीजेपी शहरी सीटों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए और कहीं जैसा हरियाणा में हुआ वैसा उलटफेर यहाँ ना हो जाए। तो इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, ये बात ठीक है कि झारखंड में एक राजनीति पिछले कुछ वर्षों में उभर कर सामने आई है, आदिवासी और गैर आदिवासी की, और वो प्रयोग हुआ भी, और उसके परिणाम हरियाणा की तरह पूर्व में देखने को मिले भी। ये बात सही है कि आदिवासी बहुल प्रभाव वाला राज्य है झारखंड, और एक आदिवासी स्वाभिमान जो होता है, जो आदिवासी गौरव की बात होती है, उसको लेकर राजनीति झारखंड में दिखाई देती रही है राजनीति में। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों को लेकर भी जिस प्रकार का काम किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हो या पूर्व में झारखंड की सरकार हो, अगर आप देखें लोकसभा चुनाव को, ये बात ठीक है कि झारखंड में अपेक्षा के अनुरूप जो परिणाम थे वो बीजेपी को नहीं मिले। उसके अलग अलग कारण हैं। लेकिन अगर आप आदिवासी प्रभाव वाले राज्य देखिए, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में आदिवासी प्रभाव वाला राज्य माना जाता है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा आदिवासी प्रभाव वाला है, तमाम सीटें वहां पर आदिवासी प्रभाव वाली हैं, विधानसभा की, लोकसभा भी की भी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन खासा बेहतर रहा। तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्र के साथ साथ जो आदिवासी क्षेत्र हैं,
उसमें भी झारखंड में एक अच्छा प्रभाव है। अगर लोकसभा चुनाव की बात मैं करूं, ये बात ठीक है कि आदिवासी क्षेत्र की जो लोकसभा सीटें थी उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा हुआ, बीजेपी को उतना फायदा नहीं मिला। लेकिन अगर मत प्रतिशत को देखेंगे आप, लेकिन वो तो हरियाणा करीब में भी हुआ 47। था। हरियाणा में जी जो है वो कांग्रेस ने 50%, मतलब जो कांग्रेस जो है चुनाव लड़ी थी, तो वहां बीजेपी को काफी नुकसान हरियाणा में हुआ था। लेकिन विधानसभा चुनावों में हमने बिल्कुल उलट देखा। तो माफ कीजिएगा, मैंने बीच में थोड़ा जी। इंटरवीन किया। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा बिल्कुल मैं इस हरियाणा की पर्सपेक्टिव उस से बात भी आप बता दें। मैं हरियाणा की उस बात पे आऊंगा। देखिए, हरियाणा और झारखंड बड़े दिलचस्प वाले राज्य हैं ये, और दोनों छोटे राज्य हैं। लेकिन राजनीति में कई कोणीय मुकाबले यहाँ पर होते हैं। कई निर्दलीय भी चुनाव को प्रभावित करते हैं, कई स्थानीय जो फैक्टर होते हैं वो भी चुनाव को प्रभावित करते हैं। इसलिए झारखंड में मोटे तौर पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बात की। और आदिवासियों पर चर्चा मैं इसलिए पहले कर रहा हूं क्योंकि जिस प्रकार जाट राजनीति की बात हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उसी प्रकार के मैं हालात कुछ कुछ हेमंत सोरेन जी को देख रहा हूं कि वो सिर्फ जाट जो आदिवासी हैं उनको लेकर अपनी राजनीति केंद्रित कर रहे हैं। वही राजनीति जो हरियाणा में जाटों को लेकर होती थी, इसी प्रकार झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासियों को लेकर राजनीति केंद्रित करता दिख रहा। जाहिर तौर पर इसका रिएक्शन होता है, क्योंकि 26% अगर आदिवासी हैं तो बाकी जो लगभग 75% हैं वो दूसरे समाज हैं, दूसरे वर्ग हैं, उसमें कहीं ना कहीं रिएक्शन होता है। इसलिए झारखंड में हो सकता है कि हरियाणा जैसा ही उलटफेर हो जाए। लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का शहरी क्षेत्रों में अच्छा प्रभाव है, ये बात ठीक है। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का प्रभाव अच्छा है। खासतौर से बात अगर रांची की जाए, हजारीबाग की जाए, या दूसरे जो जिले हैं उनकी बात की जाए, अच्छा प्रभाव बीजेपी का इन क्षेत्रों में रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि बीजेपी का जो अपना संगठन है वो मजबूत है झारखंड में। बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और साथ में आदिवासी समाज के लिए बीजेपी सरकार ने जो काम किया है केंद्र में, चाहे वो बिरसा मुंडा जी का गौरव गाथा हो, उनकी उनका गौरवमय वर्ष मनाने की बात हो, शताब्दी वर्ष मनाने की बात हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास गिनाने के लिए काम भी है, चेहरा भी है, और झारखंड में गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप भी है। जी अरुण जी। देखिए, भाजपा ने तो सबसे बड़ा काम ये कर दिया। देश की जो पहली जो वनवासी क्षेत्र की, जो जनजातीय समाज से जो वो भी महिला, उनको देश का राष्ट्रपति जो है उन्होंने जी बनाया वहां से, जो है। तो मुझे लगता है ये अपने जी आप में ये एक बहुत जो है वो प्रमुख वो है, और इसका इम्पैक्ट भी जो है उसके ऊपर पड़ेगा। और बाकी हम इस विषय पे अभी जो है जैसे मैंने बताया कि 13 और 20 नवंबर को चुनाव होने हैं, तो अभी समय बाकी है। कैंपेनिंग पिक कर रही है अभी, और नए समीकरण बनेंगे, तो उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। मनोज जी दिल्ली से बाहर है, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो इसलिए उनका विशेष धन्यवाद। जी। और अ, धन्यवाद अरुण जी आपका, इसलिए क्योंकि आपके साथ चर्चा करके अच्छा लगता है। और जी मुझे हाँ, हम लगता है कि लोग। हमारे दर्शकों जी जी जी। दर्शकों को भी अच्छा लगता होगा। जी जी हाँ, जी बिल्कुल। क्योंकि हम थोड़ा जो है वो ठोस मुद्दों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो कोई एक विशेष नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। और तथ्यों पे बात होती है, और मनोज जी जब रहते हैं तो तथ्य जो है वो तथ्यों पर ही बात करते हैं। तो हम लोग इन चुनावों पर चर्चा जारी रखेंगे। जल्दी अगला प्रोग्राम महाराष्ट्र पर करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो रही है। जी तो बिल्कुल। आप सब दर्शक हमारे साथ जुड़े, और आपको सबको जो है एक बार दीपावली की फिर से शुभकामनाएं। भैया दूज की भी आप सबको शुभकामनाएं। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मनोज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।